नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, फिर हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, और एट द एंड जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स को। हम डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स देखेंगे, और इन केमिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे और साथ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे। दोनों तरह के कंपोनेंट हमने देखने। एंड केमिकल प्रोसेसेस और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस देखेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनमें डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और उन केमिकल प्रोसेसेस के लिए हम वर्ड एक यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो आप जानते हैं कि लाइफ जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस कर रही है। अगर केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे, इसका मतलब लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और डेथ का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो, या मेटाबॉलिज्म जो है वो खत्म हो गया है। अब बायोकेमिस्ट्री में अगर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है वो जरूरी है हमें दो बेसिक जो ब्रांचेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी यानी कि जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो किस तरह से हो रही है। तो ये दो ब्रांचेस को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आप जानते हैं कि एक हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ऑल द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, तो कंपोजिशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, या जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो एलिमेंट्स में 92 जो है आपकी बुक के अंदर जो मेंशन किया हुआ है, दीज आर द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। और इन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स होते हैं वो 16 है। 16 और बायो एलिमेंट्स, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन बॉडी को कंपोज करने के लिए जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये 16 बायो एलिमेंट्स। और अगर हम इस 16 बायो एलिमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज करें, तो 16 में से 6 जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो 10 हैं वो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। और इनके अंदर 10 में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 जो हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ से सवाल आ सकता है कि कौन कौन से मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं वो टोटल बायोमास का 99% बनाते हैं। जो हमने वर्ड यूज किया प्रोटोप्लाज्म, उसका 99% इन्होंने बनाना है। और जो 10 माइनर हैं ये सारे मिलकर 1% जो है वो प्रोटोप्लाज्म का बना रहे हैं। अब मेजर बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, दैट इज 65%। फिर उसके बाद कार्बन है जो कि 18% है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है जो कि 10% है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है जो कि 3% है। फिर उसके बाद आ जाती है कैल्शियम जो कि 2% है। और फिर आ जाती है फॉस्फोरस जो कि 1% है। तो इसका मतलब है सारे के सारे मिलकर टोटल जो बॉडी मास है उसका 90% जो है वो बनाते हैं, 99%। अब उसके बाद आ जाते हैं अदर जो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें हम माइनर बायो एलिमेंट्स की जो है वो बात कर लेते हैं। अब इसमें माइनर बायो एलिमेंट्स में इसकी भी हमारे पास एक लिस्ट है। इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम की जो अमाउंट है वो 0.35% है। फिर उसके बाद इसमें सल्फर आ जाता है जो कि 0.25% है। सल्फर के बाद हमारे पास आ जाती है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो 0.15% आ जाएगी। इसके बाद जो वो सोडियम है, सोडियम भी 0.15% जो है वो आ जाएगा। फिर इसमें आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो अमाउंट है वो 0.05% जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके बाद जो है वो आयरन आ जाता है। आयरन जो है वो 0.004% जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये 6 जो है ये इसके आपने अमाउंट्स है वो याद रखनी। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। अब जैसे ट्रेस होते हैं जो कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, दैट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वो थोड़ी अमाउंट होती है। अब इसमें कौन कौन से हैं ट्रेस में? ट्रेस में हमारे पास कॉपर है, इसके अलावा
हमारे पास जो है वो मैंगनीज जो है वो आ जाएगा, फिर जिंक ट्रेस में आएगा, और फिर आयोडीन जो है वो ट्रेस में आता है। सो इनकी बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिक्वायर्ड है। अब ये सारे बायो एलिमेंट्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर ऑल प्रेजेंट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, वहां से ऑर्गेनिज्म ने यूटिलाइज करना है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कितनी एफिशिएंसी है उसके अंदर कि वो उसको इन्वायरमेंट से यूटिलाइज कर ले, तो उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। जिसके अंदर एफिशिएंसी कम होगी उसका सर्वाइवल रेट जो है वो कम होगा। सो इट डिपेंड्स। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अब ये तो सारे के सारे जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। इसी तरह से कुछ जो प्रोपोर्शन हमें अदर केमिकल कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, उनकी कंपोजिशन भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं डिफरेंट अदर केमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस, और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल। यानी कि एक बहुत सिंपल सेल लिया और एक बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स सेल है, तो इनमें इनकी कंपोजिशन कौन कौन सी है। अब जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर की अमाउंट दोनों में सेम रिक्वायर्ड होती है। 70% और 70% प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक है और सेम है। पहला वाटर आ जाता है। दूसरा हम अगर देखें तो प्रोटीन, प्रोटीन ऑर्गेनिक है। बैक्टीरियल सेल में 15% चाहिए होता है, यानी प्रेजेंट होता है, और मेमेलियन में 18%, यानी मैमल्स के अंदर इसकी परसेंटेज ज्यादा है। इस तरह से सवाल आना है। तीसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स भी कहते हैं इनको। ये 3% जो है वो बैक्टीरियल सेल में और 4% मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी अमाउंट जो है वो भी बैक्टीरियल सेल के अंदर कम है और मेमेलियन सेल में जो है वो ज्यादा होती है। फोर्थ अगर हम ये लिपिड्स, तो लिपिड्स की जो परसेंटेज है वो भी इसी तरह से 2% यहाँ पर और 3% है वो यहाँ, वो भी यहाँ पर ज्यादा होती है मेमेलियन सेल के अंदर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम आ जाएं तो न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% उसके रेशियो के मुताबिक होता है, और मेमेलियन सेल जो है उसमें 0.25%। तो इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में इसकी क्वांटिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू द मेमेलियन सेल। और इसी तरह से आरएनए का भी यही केस होता है। आरएनए यहाँ पर 6% जो है वो प्रेजेंट होता है, और मेमेलियन सेल में 1.1%। तो ये भी मेमेलियन सेल में ज्यादा है, बैक्टीरियल सेल में ज्यादा है। उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। अब अदर ऑर्गेनिक जो है जिसमें आपको हॉर्मोन्स मिलेंगे। आप जानते हैं हॉर्मोन्स जो है ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। डिफरेंट अदर मेटाबोलाइट्स होती हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। फिर एंजाइम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है मेमेलियन और बैक्टीरियल सेल में इनकी परसेंटेज सेम होती है। और अदर जो इनऑर्गेनिक है जिसमें मुख्तलिफ जो आइंस हैं वो आ जाते हैं, जैसा कि सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में 1% होते हैं। इनके अंदर जो रेशोज हैं वो उनका डिफरेंस जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये टेबल भी प्रिपेयर करना है। सवाल ये आ सकता है कि कौन कौन से इक्वल परसेंटेज के अंदर है। देखिए ये भी इक्वल है दोनों के अंदर, और ये भी इक्वल है मेमेलियन और बैक्टीरियल सेल के अंदर। और अगर हम आ जाए वाटर पे, तो वाटर जो है वो भी इक्वल होता है। लेकिन बाकी हायर जो है वो कौन कौन से मेमेलियन में हायर है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये हायर है मेमेलियन। और जो बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल में हायर है वो आरएनए और डीएनए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। देखें मिसाल के तौर पर हम जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन दो तरह से होते हैं। रिएक्शन में एक तो आप जानते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक है, और दूसरे आप जानते हैं कि कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं पॉलीमर्स। और कैटाबॉलिक वो होते हैं जिसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोमर्स के अंदर। अब यहाँ दो प्रोसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लर्न करने हैं। जब एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मोनोमर पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन सिंथेसिस, या इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। यानी कि इस जगह पर जब डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन सिंथेसिस होती है, जब मोनोमर पॉलीमर बनता है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होती है, वाटर रिमूव होता है। लेकिन जब पॉलीमर मोनोमर में ब्रेक होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस या
हाइड्रेशन और इसमें एडिशन ऑफ वाटर होती है। तो दो चीजें जो है यहाँ आपने याद रखनी, आगे चल के हमें डिटेल के अंदर इसको पढ़ना है कि ये फिनोमिना जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएमसी के सिलेबस में सवाल यहाँ से आते हैं। अब जो वाटर है आप जानते हैं कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे अबंडेंट कंपाउंड जो है वही होता है। दिस इज द मीडियम फॉर लाइफ। तो लाइफ के लिए एक मीडियम का काम करता है। बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस है, आगे चल के हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी इंजाइम्स होते हैं या जितने भी रिएक्शन होते हैं, दे रिक्वायर्ड एक्वस मीडियम। उसको एक्वस मीडियम जो है वो चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। तो वाटर वहाँ एक्वस मीडियम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वाटर हम ये भी जानते हैं कि दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है और इसके बगैर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकते। फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि जो इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी को जो है वो फिक्स करवाता है। वाटर की परसेंटेज वेरी करती है। परसेंटेज जो है वो सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर इसमें डिफरेंट होती है। कुछ आपने याद रखनी है। लाइक इसकी कंपो वेरी करती है, वो 65 to 89% तक जो है ये मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर हम ब्रेन के अंदर देखें तो ब्रेन में ये 85% प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोन्स के अंदर देखें, वहाँ कम होता है वाटर, अबाउट 20% तक जो है वो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्पेसिफिकली आप देखें एक एनिमल जो है वो जेली फिश है, वो ट्रांसपेरेंट सी होती है, उसमें 99% जो है वो वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इतनी ज्यादा परसेंटेज जो है वो इसके यहाँ पर हमें मिलती है। अब ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शन फॉर्म करता है, जैसे मैंने आपको भी हमने यहाँ पर देखा है कि जहां पर भी हाइड्रोलिसिस होनी है तो हाइड्रोलिसिस उसी सूरत में होगी जब वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो वाटर जो है वो एक कुशन का काम भी करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है बॉडी के अंदर, प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। तो ये सारे के सारे इसके जो फंक्शन है वो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि हर तरह से वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज के अंदर पहली जो प्रॉपर्टीज के अंदर है वो है इसकी पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। आप जानते हैं कि वाटर जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके अंदर जो शेयरिंग होती है दैट इज नॉट कंप्लीट, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वहां पर, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। तो पोलर जो कंपाउंड होता है वो हम जानते हैं कि, या पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये कैसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुल करते हैं इसको टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव के करीब ले जाते हैं। सो इसमें पार्शियली नेगेटिव और जो अदर है उसमें पार्शियली पॉजिटिव बन जाता है। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस किया होगा और आपने पढ़ा होगा। अब देखिए इसकी पोलैरिटी की वजह से तीन चार पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे। वो ये कि जितने भी पोलर सब्सटेंस होते हैं वो सिंपली दैट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में हल हो जाते हैं, क्योंकि पोलर डिजॉल्व पोलर्स, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। तो ये इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि वो उसमें पोलर सब्सटेंसेस हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि पानी जो होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। अब इसके अलावा जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जब वो वाटर के अंदर जाते हैं दे ऑल्सो डिसोसिएट इनटू आइंस, वो आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं जब वो वाटर के अंदर जाते हैं दे ऑल्सो डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो भी वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से वाटर आयनिक पे भी, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो नॉन आयनिक होते हैं इवन वो भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर। लेकिन अब सवाल रह गया है जो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर जो है सिंपली आप जानते हैं कि पानी क्योंकि पोलर है सो दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। तो अगर ये डिसॉल्व नहीं होते इस वजह से इनकी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस भी है। और इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर दैट मेंटेन स्ट्रक्चरल
इंटेग्रिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स, वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर ये भी पानी में हल हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, तो इसका मतलब है कि फिर तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मेंटेन होना। तो जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि पानी के अंदर जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होते। तो ये इसके अंदर जो आपने तीन चार पॉइंट हैं वो याद रखने हैं वाटर के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर जो है इसके अंदर पोलैरिटी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पार्शली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। सो जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन हम जानते हैं उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जो उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वाटर को न्यूट्रल लेते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम देखते हैं इसमें जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये इसकी पोलैरिटी है और इसको आपने याद रखना है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, यानी कि सिंपली इसमें आता है कि वाटर जो है दैट अब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट बाय मिनिमम चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर। इसके अपने टेम्परेचर के अंदर जो है वो बहुत कम चेंज आती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हीट जो होती है वो आप कहते हैं कि इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, अब उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कैलोरीज। अब मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर। हम लिखते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री is 1 calorie, and that 1 calorie is equal to 4.18 किलो जूल पर मोल। अब ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर है, यानी कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए यहाँ पर 1 डिग्री चेंज हुआ, 1 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर। अब वाटर हीट जो ऑब्जॉर्व करता है, अब किस तरह से वाटर हीट ऑब्जॉर्व करता है ये सवाल इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो वाटर के ऊपर जब हीट आती है तो हीट ऑब्जॉर्व होती है क्योंकि उसमें जो हीट होती है दैट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें हीट उसकी ऑब्जॉर्व हो जाती है। अब इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर वाटर के अंदर हीट कैपेसिटी है तो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर जो है दैट एक्ट एज थर्मो स्टेबलाइजर, ये थर्मो स्टेबलाइजर काम करता है, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर, और जब भी सडन चेंज आती है इन्वायरमेंट के अंदर तो हमारा जो बॉडी में वाटर है तो वो वाटर को हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसी वजह से जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमें ज्यादा वाटर जो है टेक करना पड़ता है ताकि ज्यादा ज्यादा हीट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अब्जॉर्व हो जाए और हमारी बॉडी का अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ना करे। तो ये इसकी स्पेसिफिक हीट। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थर्मल स्टेबलाइजर का काम करता है। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये हीट कैपेसिटी की वजह से काम करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब? इसका मतलब है कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो पर ग्राम वेपराइजेशन यानी कि 1 ग्राम वाटर के वेपर्स बनाने के लिए जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू आपने याद रखनी, 574 किलो कैलोरीज पर केजी, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर में जब वेपर्स बनते हैं तो वेपर्स बनने के रिजल्ट में जब बॉडी से वाटर निकलता है तो उससे बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है तो हम वन एंड ओनली आंसर इज कूलिंग इफेक्ट। बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट है। प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन होती है उनमें कूलिंग इफेक्ट आता है, एनिमल्स में जब रेस्पिरेशन होती है तो उनके अंदर कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है। और अगर किसी बॉडी से सिर्फ 2 ml वाटर जो है वो वेपोरेट कर जाए
अगर 1 लीटर वाटर और 2 ml सिरप, जस्ट 2 ml, तो रिमेनिंग जो 998 ml होता है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, यानी थोड़ा सा पानी बहाया जाता है, लेकिन उसमें जो चेंज है टेम्परेचर में वो बहुत ज्यादा आ जाती है। 1 डिग्री चेंज आना एक रिमार्केबल चेंज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कोहेशन एंड एडहेजन ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी के अंदर कोहेजन और एडहेजन होता है। कोहेजन एडहेजन जो है वो क्या जो है वो इसके अंदर इसका डिफरेंस इसमें क्या होता है। कोहेजन का मतलब होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अब उन सेम मॉलिक्यूल्स में लाइक वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, और जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो होता है वो कोहेजन की वजह से होता है। कि आपने देखा पानी एक फ्लो के अंदर जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्टिक रहते हैं, और उसकी वजह क्या होता है, उसकी वजह ये होता है कि ये उनमें कोई ऐसी फोर्स होती है, उनमें एक अट्रैक्शन होती है। अब जो अडेयन होता है, वैसे अडेयन हम बात करते हैं कि होती तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की तरह, या हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन वाटर एंड अदर पोलर सब्सटेंसेस। जो बहुत से दूसरे पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ वाटर जो है वो अट्रैक्शन रखता है, और इसकी वजह से जो डिफरेंट मीडियम होता है बॉडी के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ चीजें पानी के साथ ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, और इसी तरह से अदर मॉलिक्यूल जो हैं वो जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वाटर के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, तो जिससे वो भी साथ साथ जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब है कि एडहेजन के रिजल्ट में जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पानी ने जो मूव करना है, पानी बहुत ज्यादा है, तो साथ अदर सब्सटेंसेस जो है उनको भी साथ लेकर जाता है। तो ये एक एबिलिटी होती है जिसको हम एडेशन कहते हैं। तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस जो है या कोहेजन एडेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। अब आपने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो है वो पढ़ा हुआ है। अब इसमें अब हाइड्रोफोबिक होता क्या है। अब हाइड्रोफोबिक हम सिंपली एक डेफिनेशन लिखें तो हम लिखते हैं कि दैट इज द रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया में रिडक्शन है ना, बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ तरह के जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं वो उसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया उसमें रिडक्शन हो जाती है जब भी कोई चीज हम हाइड्रोफोबिक को किसी वाटर के अंदर प्लेस करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि कोई लाइक पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कि हम सरफेस ऑफ वाटर को सोल्यूशन है उस पर ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो वो ड्रॉप्स जो होते हैं इधर उधर से वो इकट्ठे मिलकर एक सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी से दूर जाते हैं लेकिन आपस में मिल जाते हैं। तो बायोलॉजिकली अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो यही है कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि अगर वाटर का अदर कंपाउंड्स के साथ वो या उसको रिपेल करते हैं, तो ये जो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दैट प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर इन सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा हुआ और हमने आगे पढ़ना भी है कि लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बायलेयर से बनी होती है और वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो क्योंकि वो वाटर हर तरह वाटर है, तो उसके जो बायलेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होकर वो इंटेग्रिटी बनाते हैं। और अगर उनमें ये प्रॉपर्टी ना होती तो फिर तो वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहना, क्योंकि वाटर तो हर तरफ है। सो हाइड्रोफोबिक जो एक्सक्लूजन होता है उसकी भी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो होती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आयनाइजेशन भी होती है, यानी आइंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो वाटर को आप देखते हैं कि वाटर H+ और OH-। जहाँ हाइड्रोजन आइन चाहिए हाइड्रोजन आइन देता है, जहाँ हाइड्रोक्सल आइन चाहिए वहाँ हाइड्रोक्सल आइन देता है। और अगर हम स्पेसिफिकली रूम टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री टेम्परेचर में, तो इसके अंदर जो प्योर वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन के प्रोड्यूस करने की जो वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। तो ये आपने याद रखना है कि उसमें प्योर वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन बने होते हैं, यानी एट रूम टेम्परेचर इवन,
और जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो साथ साथ उनके अंदर जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज होती रहती है, और फिर कोई भी कंपाउंड आप पानी में जब डालते हैं तो इस आयनाइजेशन की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और रिएक्टिविटी जो है जब होगी तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होंगे, तो हाइड्रोजन चाहिए होंगे हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सल चाहिए होंगे हाइड्रोक्सल प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हैं कि वाटर की आयनाइजेशन जो है वो एबिलिटी होती है। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो 7th प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी। अब हम जानते हैं कि जो आइस होती है पानी से बनी हुई है, लेकिन दैट फ्लोट ऑन वाटर, पानी जो है उसके ऊपर फ्लोट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइस होती है दैट इज लेस डेंसर देन वाटर। तो आप जानते हैं जो कम डेंसर चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। अब इसमें रीजन ये होती है कि इसमें जो आइस बनती है, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत ज्यादा तादाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो एक स्पेसिफिकली जो लेटस की तरह अरेंजमेंट करती है और वो कम डेंसर होकर ऊपर आ जाती है। तो ये इसके अंदर वाटर की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, आपने अक्सर देखा है कि जो पॉन्ड्स हैं लेक्स हैं, जब वो उसके ऊपर जो है वो बर्फ जम जाती है और नीचे पानी होता है, तो ऊपर से जो बर्फ होती है वो उनको इंसुलेशन का काम भी करती है, और जो पानी नीचे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो जिंदा रहते हैं, और वहां तक वो जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर या नीचे वाला पानी जो है वो जमता नहीं है, सिर्फ ऊपर जो है वो फ्रीजिंग वेदर के अंदर आइस बन जाती है, झील जम जाती है, कोई जो है वो तालाब है वो जम गया है, तो वो एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके अंदर जिंदा रहते हैं। तो ये इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी इसकी बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है जब ये आपस में ज्यादा टाइटली कंबाइन करती है, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इसके अंदर बन जाती है। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, तो ये वाटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से आगे हमने टेस्ट के अंदर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।